हेलो दोस्त। तो अब हम जीवों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जहाँ से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लोग जो है पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता कैसे क्या होता है। एक ऐसे बेहतरीन ढंग से नोट्स में तैयार किया गया है, एक सीक्वेंस से, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपको याद भी रहेगा। देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है याद तब रहेगी जब एक सीक्वेंस में आपके पास होंगी, है ना। तो ये चीज़ें आपको ऐसे दी जाएंगी, ऐसे पढ़ाया जाएगा ये चीज़ें कि समझ में आ जाएगा आपको कि सच में यार कठिन नहीं होता, बस पढ़ाने का तरीका या पढ़ने का तरीका गलत होता है ना। तो एक एक चीज़ें हम ऐसे पढ़ेंगे, देखो रोज ऐसे पढ़ेंगे जीवन से लेकर के कि आपको फिर मज़ा ही आ जाएगा। ठीक, तो आप परेशान मत होइए, आपको जो चीज़ें मिल रही बहुत खतरनाक मिल रही है ना। और ये चीज़ें इतनी आसानी से मिलती नहीं है। हर बार बता रहा हूँ, आप अभी वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो, एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी रेलवे कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं होगा। मैं खुद जो है तैयारी करके निकाल के भी आपको दे रहा हूँ। मैंने वर्ग 3 का निकाला हूँ टीचर का एमटी में, इसको पढ़ के जाना, आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप रेलवे के लिए ग्रुप डी मैंने निकाला है पूरी तरह से, एनटीपीसी के क्वेश्चन निकाले हैं, तो आप देखो अच्छे से करिए, है ना। अब हम पढ़ते हैं, देखो जीवों का वर्गीकरण। इतने जीव हैं जीवन में, इतनी दुनिया में इतने सारे जीव हैं कि सबकी पहचान करना, उनके में अध्ययन कर पाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए वैज्ञानिकों ने उनके आवश्यकता अनुसार, उनके क्रिया, उनके रहन सहन, उनके पोषण के आधार पर जीवों को वर्गीकरण करने की कोशिश की, ताकि हमें आसानी से नए जीवों की पहचान कर पाएँ और जीवों को आसानी से पहचान लें, क्या संबंध है, ये आसानी से कर सकें, है ना। तो हम पढ़ते हैं, देखो जीवों का वर्गीकरण समानता और असमानताओं के आधार पर। जो जीवों का वर्गीकरण है, समानता और असमानताओं के आधार पर जीवों को वैज्ञानिक रूप से समूहित करना क्या कहलाता है, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक, तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? जीवों को आसानी से पहचानने के लिए, नए जीवों को पहचानने में मदद मिलेगी और विभिन्न जीवों के मध्य संबंध जानने के लिए। ठीक, तो ये चीज़ें हमने देख लिया कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जीवों को वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण किसने किया था? अरस्तु ने, मतलब सबसे पहले आधार पर वर्गीकरण किया था। और उन्होंने क्या किया था, दो तरह से पादपों को क्या कर दिया था, वृक्ष, झाड़ी और शाक में बदल दिया था, मतलब बांट दिया था। और जानवरों को लाल खून वाले और बिना लाल खून वालों को एक तरफ, लाल खून वालों को और बिना लाल खून वालों को एक तरफ कर दिया था, बस इतना किया था। फिर इसमें बहुत सारी कमियां थी, बहुत जांच में परेशानियां हुई, बहुत कुछ सुधार करना पड़ा। फिर कुछ लेके आए दो जगत वर्गीकरण किसने दिया था? इसने कैरोलस लीनियस ने। तो हमें याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी मैं बता दूंगा कि ये चीज़ याद ही करना है आपको। तो दो जगत वर्गीकरण किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने क्या किया, जंतुओं को जंतु में बांट दिया और पौधों को पौधे में बांट दिया। जंतु जगत में पूरे जंतुओं को बांट दिया और पौधों में बांट दिया, पर इनके अंदर भी कमियां आ गई। इन्होंने क्या किया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को एक साथ रख दिया, पादप और कवक को एक साथ रख दिया, जबकि पादप और कवक जो है पादप नहीं होते हैं। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को भी साथ रख दिए। यूग्लिना को कोई स्थान ही नहीं मिला, क्योंकि पादप और जंतु के बीच की कड़ी है ना, तो पादप है ना तो जंतु है, तो भी इनको बीच में कोई स्थान ही नहीं मिला। तो इन सारी कमियों से जो है समस्याएं उत्पन्न हुई। तो फिर क्या हुआ, 3 जगत वर्गीकरण दिया गया कि चलो कुछ नया सुधार करते हैं उसमें। और 3 जगत वर्गीकरण, इसको भी याद रखना है कि 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया? तो अर्नेस्ट हीकल ने। इंटर रटना है इसको, है ना। अर्नेस्ट हीकल ने 3 जगत वर्गीकरण दिया। उसमें उन्होंने क्या, प्रोटिस्टा को नया जोड़ दिया, जंतु जगत, पादप जगत और प्रोटिस्टा जगत। उन्होंने भी ऐसे सेम कंडीशन गलती की, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक एक साथ, पादप कवक को एक साथ और एक कोशिकीय बहुकोशिकीय को साथ रख दिए। इनके भी कमी थी, फिर भी नहीं समझ में आया, फिर समस्याएं उत्पन्न हुई। फिर नए वैज्ञानिक कौन आए, हार्वर्ड एंड कोपलैंड। ये 4 जगत वर्गीकरण, इन्होंने 4 तरीके जीवों को बांट दिए, 4 तरीके से। क्या नाम थे इनको? हार्वर्ड एंड कोपलैंड। इसको भी ध्यान रखना होगा। 4 वर्ग जगत वर्गीकरण किसने दिया? इन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा के साथ मोनेरा को भी जोड़ दिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, जंतु और पादप, इनमें भी कुछ कमियां पाई गई। क्या कमी पाई गई इनमें? इन्होंने पादप एवं कवक को भी साथ रख दिया था, इन्हें भी नहीं सुधार पाए। पादप और कवक में कवक की समस्या बनी रही। फिर 5 जगत वर्गीकरण आया, जो अब फेमस है, जो अभी चल रहा है वर्तमान में। कौन सा जगत वर्गीकरण? 5 जगत इन्होंने किसने दिया? आर.एस. शेटकर ने। इनको एकदम रटे होना चाहिए, सारे चारों को रटे होना चाहिए। इन्होंने क्या दिया? मोनेरा जगत दिया, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु और पादप। इन्होंने कवक को अलग से ही पूरी जगह दे दिया, है ना। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु, पादप, इनको हमको डिटेल से पढ़ना है कि मोनेरा जगत के अंदर कौन से जंतु आते हैं, प्रोटिस्टा के, कवक के, जंतु और पादप, और उनके डिटेल से जानकारी लेना है। ठीक, तो सबसे पहले देखना, मोनेरा के अंदर किनको रख दिया? एक कोशिकीय, प्रोकैरियोटिक, मतलब सबसे सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय, और प्रोकैरियोटिक, उनके पास कुछ नहीं होता, केंद्रक वगैरह कुछ नहीं होता था, तो उनको एक कोशिकीय, प्रोकैरियोटिक बोल दिया। फिर क्या हुआ, एक कोशिकीय और कुछ विकसित हो गए तो यूकैरियोटिक, प्रोटिस्टा जगत में रख दिए। और ये जो बाकी सब जो बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं, तो उनको कवक, जंतु और पादप में बांट दिया। अब इनके अंदर अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग जो इनकी विभिन्नताएं हैं उस अनुसार बांट दिया।
ठीक। तो इस तरह से 5 जगत वर्गीकरण में सबको अपना अपना स्थान मिल गया, कौन किसके कैटेगरी में आता है। फिर उसके बाद 6 जगत भी वर्गीकरण दिए हैं, कायल ब्रूज, इनको नाम ध्यान रखना है, बाकी इनको आगे डिटेल से पढ़ना कुछ नहीं होता। ठीक, कायल ब्रूज दिए हैं 6 जगत वर्गीकरण भी। अब देखना थोड़ा, R.H. हिटकर ने जो 5 जगत वर्गीकरण दिया तो किस आधार पर दिया था, उनके लक्षण क्या थे। तो जीवों की कोशिका भित्ति देखा, कोशिका का प्रकार देखा, केंद्रक झिल्ली है कि नहीं, पोषण कैसा होता है और उसमें प्रजनन किसमें होता है, पोषण रिप्रोडक्शन और प्रजनन रिप्रोडक्शन और पोषण कैसे होता है ना। तो इन आधार पर R.H. हिटकर साहब ने 5 जगत जीवों को अलग अलग विभाजित कर दिया था। आप क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं कि सभी प्रोकैरियोटिक जीव किसमें आते हैं, अगर पूछेगा तो मोनेरा जगत में। किस जगत में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, मोनेरा जगत में। 4 जगत वर्गीकरण में क्या कमी थी, पादप एवं कवक को एक साथ रख दिया था, बताए थे। एक कोशिकीय जीवों को किस में रखा था, मोनेरा और प्रोटिस्टा। एक कोशिकीय में दोनों में मोनेरा और प्रोटिस्टा था, और एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक मोनेरा, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा। किस जगत में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो जंतु जगत में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अपवाद का दो अपवाद हो सकते हैं तो उसको नहीं कह सकते, पर पूरी जंतु जगत, जैसे हम लोग मनुष्य जंतु जगत के अंदर हमें अंदर कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो अब हम लोगों ने क्या किया, इतनी अच्छे डिटेल से जीवों के वर्गीकरण में क्या क्या चीज़ें हमने बताया, कितनी चीज़ें याद करनी होती है, कितनी चीज़ याद करके रखना है, आप याद करके रखना उन चीज़ों को। फिर हम बताते हैं एक एक चीज़ों को, क्या बताएंगे आप, एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे। मोनेरा जगत पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा जगत पढ़ेंगे। अब मोनेरा जगत के बारे में थोड़ा देखते हैं, है ना, इतना जल्दी बंद नहीं कर सकते। मोनेरा जगत को देखेंगे, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो हम पहला देखते हैं जो जगत है मोनेरा जगत। मोनेरा जगत देखते हैं, है ना। अब कहना दोस्त कि हमको समझ में नहीं आता, देखना मोनेरा जगत यानी किंगडम मोनेरा के बारे में। कैसे जीव होते हैं आपको एकदम पता है कि एक कोशिकीय सबसे सूक्ष्म सबसे अविकसित जीव, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक और केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। जब मोनेरा शब्द आए तो आपको इतना, मोनेरा शब्द के जीवों के बारे में आपको पता चले तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि एक कोशिकीय होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे और केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। मोनेरा जगत के अंदर जितने भी होते हैं सारे बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं, सारे बैक्टीरिया मोनेरा के अंदर आते हैं। तो बैक्टीरिया में भी 2 तरह के बैक्टीरिया, एक आद्य जीवाणु और एक सत्य जीवाणु या आधुनिक। आद्य जीवाणु यानी आर्की बैक्टीरिया, जो प्राचीनतम जीवाणु होते हैं, एंशिएंट जीवाणु होते हैं, सबसे पहले पृथ्वी पर आने वाले जीवाणु होते हैं, आद्य जीवाणु हैं। फिर आधुनिक जीवाणु, यू बैक्टीरिया, सत्य जीवाणु आए, मॉडर्न जिनको जीवाणु बोलते हैं। तो इनमें क्या हुआ, इनके अंदर 3 प्रकार के आद्य जीवाणु। आद्य जीवाणु वो होते हैं जो धरती में सबसे पहले आए, प्राचीनतम। इनके अंदर 3 आते हैं, हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स और मिथेनोजेंस। 3 प्रकार के जीवाणु आते हैं। और मॉडर्न में क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और परपोसी बैक्टीरिया। तो अब जो है हम इनके बारे में बस थोड़ा जानते हैं। आद्य जीवाणु प्राचीनतम जीवाणु है, हमको इनके बारे में बढ़िया से पढ़ना है। साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और परजीवी बैक्टीरिया, इनको एक एक करके हमको पढ़ना है और अच्छे से इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम आद्य जीवाणु के बारे में बस इतना जानते हैं कि आद्य जीवाणु जो होते हैं ये धरती पर सबसे पहले आए हैं और प्राचीनतम बैक्टीरिया हैं और प्राचीनतम जीवित जीवाश्म भी इनको कहा जाता है। हेलोफाइट्स बस कहाँ पाए जाते हैं, अत्यंत लवणीय। हैलोजन शब्द जहाँ भी हैलो शब्द आएगा उसका मतलब लवणीय होता है। और थर्मो एसिडोफाइल्स कहाँ होते हैं, गर्म झरनों में। और मेथेनोजेंस कहाँ होते हैं, दलदली क्षेत्रों में मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं ये जीवाणु। और ज़्यादातर गोबर गैस में भी पाए जाते हैं, इसलिए मीथेन का उत्पादन करते हैं। आद्य जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है वो प्रोटीन की बनी होती है। बस इससे ज़्यादा हमको आद्य जीवाणु को नहीं पढ़ना है। अब हमको पढ़ना है सत्य जीवाणु यानी यू बैक्टीरिया। देखो आप थोड़ा जानते हैं, ये देखो क्या है कि कौन सा जीव पृथ्वी पर सबसे पहला आया, जीवाणु, मोटा मोटा जीवाणु। जीवाणु में भी आद्य जीवाणु, लेकिन जीवाणु ही ना, बैक्टीरिया जो है सबसे पहले आए हैं। और पृथ्वी में मौजूद सूक्ष्मतम सजीव, पृथ्वी पर मौजूद सूक्ष्मतम सबसे छोटा वो भी जीवित जीव कौन सा है, जीवाणु ही है। ध्यान रखना, वायरस इससे भी छोटा होता है। नोट देखो कितना अच्छा, वायरस इससे भी छोटा होता है, परंतु वो ना तो सजीव है ना निर्जीव। ये सजीव निर्जीव के बीच कड़ी माना जाता है, इसलिए ना तो सजीव और ना तो निर्जीव माना जाता है। इसलिए सजीव के क्षेत्र में सबसे पहला कौन है, बैक्टीरिया है। और सभी बैक्टीरिया किसके अंतर्गत आते हैं, सभी बैक्टीरिया किस जगत के अंतर आते हैं, मोनेरा जगत के। अब बताओ हमको कोई दिक्कत होने वाली है, नहीं होने वाली। अब हम देखो पढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा। हमने पढ़ा था ना, यू बैक्टीरिया के अंदर 3 पढ़ना है, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और परपोसी जीवाणु। माइकोप्लाज्मा के बारे में देख लेते हैं। माइकोप्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आपको कहीं भी देखोगे कहीं भी ढूंढने को मिल जाएगा, लेकिन हर जगह का सलूशन आपको इस जगह मिल जाएगा। क्या, सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक जीवाणु है और जीवाणु में भी अगर पूछेगा सबसे छोटी तो माइकोप्लाज्मा होती है। ठीक, और इन्हें क्या कहा जाता है, एक एक क्वेश्चन है ये। पादप जगत का जोकर किन्हें कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा को। सबसे सूक्ष्मतम जीव, सबसे सूक्ष्मतम कोशिका किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा की। इन्हें पीपीएलओ भी कहा जाता है। ये देखो पीपीएलओ का पूरा नाम यहाँ लिखा है, प्लूरो न्यूमोनोलाइक
ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो पीपीएलओ भी कहा जाता है इनको। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, अपनी आकृति बदल सकते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों में जीवित रहते हैं। और कैसे दिखते हैं? तले हुए अंडे जैसा दिखता है। कौन? पीपीएलओ यानी माइकोप्लाज्मा। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ध्यान रखना। और परजीवी और मृतजीवी दोनों तरह के पाए जाते हैं। यहाँ पर देखो कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि जीवाणु में ये माइकोप्लाज्मा है, जबकि लगभग सभी जीवाणुओं में पाई जाती है कोशिका भित्ति। ये अपवाद है जिसमें माइकोप्लाज्मा जीवाणु एक अपवाद है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक। और जनन इनका कैसा होता है? प्रजनन का खंडन, विखंडन और मुकुलन द्वारा, मानी अलैंगिक जनन होता है। इसमें अपने आप में ही टूट करके बॉडी जो है नए जीव का उत्पन्न कर लेती है, ठीक। और डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। इसके बाहर आप माइकोप्लाज्मा को भूल जाइए, इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, हर चीज़ें आपको यहीं पर मिल गई दोस्त। अब देखो एक चीज़ समझ लो, अभी इतने अच्छे से और क्लियर होगा आपको, देखो बताते हैं कैसे क्लियर होगा। अब ये माइकोप्लाज्मा एक पढ़ लिया हमने, अब साइनोबैक्टीरिया एक पढ़ते हैं। हमने पढ़े थे 3 पढ़े थे, अब साइनोबैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमको कैसे ध्यान रखना, इतना चीज़ें पढ़ना है इसमें। इसको क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति कहाँ की बनी होती है? इसमें देखो कोशिका भित्ति पाई जाती है कौन? पेप्टिडोग्लाइकन स्वपोषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं, क्यों? इसीलिए इनको नील हरित शैवाल कहते हैं क्योंकि ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। सभी जीवाणु स्वपोषी नहीं होते, लेकिन साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए पाया जाता है, राइबोसोम जो होता है, और कोशिका भित्ति और डीएनए तीनों पाया जाता है। देखो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक है ही, पूरा मोनेरा जगत के जंतु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होते हैं। और साइनोबैक्टीरिया को हरित पादपों की तरह, साइनोबैक्टीरिया में हरित पादपों की तरह क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए, इसीलिए प्रकाश संश्लेषी है। नील हरित शैवाल, 2 प्रकार के शैवाल होते हैं, हरित शैवाल, नीले शैवाल। तो नील हरित शैवाल जो इसलिए कहते हैं क्योंकि इस साइनो जीवाणु को इनके पास जो नीला रंग होता है ये फाइकोसाइनिन नामक वर्णन के कारण होता है। फाइकोसाइनिन नामक वर्णन के कारण इनका रंग नीला होता है। जहाँ भी नीला शब्द आएगा यहाँ साइंस में तो फाइको शब्द जुड़ा रहेगा। प्रकृति के पहले ऐसे जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण में जल का उपयोग किया और ऑक्सीजन का उत्सर्जन किया। पृथ्वी पर सबसे सफल जीव माना जाता है किसको? साइनोबैक्टीरिया में, क्योंकि इनका वायुमंडल के निर्माण में योगदान है, जो वायुमंडल का निर्माण हो रहा था। साइनोबैक्टीरिया, कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन का अस्थिरीकरण करते हैं। कौन कौन? नोस्टाक और इनाबिना, इसको भी याद रखना है। ये नोस्टाक और इनाबिना कौन सा जीवाणु जो होते हैं? साइनोबैक्टीरिया प्रकाश वो नाइट्रोजन का अस्थिरीकरण करते हैं, नोस्टाक और इनाबिना, है ना। तो अब हमने देखा माइकोप्लाज्मा देख लिया, साइनोबैक्टीरिया देख लिया। अब हम क्या करेंगे? बैक्टीरिया देखेंगे। अगले पार्ट में हमने बैक्टीरिया देखेंगे और इतने तरीके से बैक्टीरिया को हम पढ़ेंगे। जब देखो ज़्यादातर ये स्पेशल थे जीवाणु थे, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा ये स्पेशल थे। अब जो है जो नए आएंगे वो क्या होंगे? वो बाकी बच्चे हैं, इनकी संख्या लगभग कम होती है। एक एग्जाम्पल समझा देते हैं कितने अच्छे से। ये देखो, ये जब हम जीवाणु पढ़ेंगे, अगले पार्ट में पढ़ते हैं जीवाणु पढ़ेंगे। देखो ये आर्कियोबैक्टीरिया हमने पढ़ा था अभी, मान लो ये आर्कियोबैक्टीरिया है और इतनी संख्या में माइकोप्लाज्मा है और इतनी संख्या में साइनोबैक्टीरिया है, इनको हमने पढ़ लिया। बाकी जो जितना बच्चे ना, ये भी जीवाणु हैं, लेकिन ये स्पेशल जीवाणु थे, इनकी संख्या कम थी इनकी अपेक्षा। तो ये स्पेशल बहुत ज़्यादा देखो बच्चे, ये सारे जीवाणु को लगभग मोटे मोटे इनको बैक्टीरिया ही कह दिया गया। इनको स्पेशल नाम दिया लेकिन इनको बैक्टीरिया कर दिया। अब इनका जो विशेषताएं होगी वो पूरे मोनेरा जगत की विशेषताएं मान लिया जाएगा। इसमें भी 2 देखो मैंने बना दिया ना, लगभग लाल और नीला। तो लाल वाले जो होते हैं परपोषी होते हैं, देखो यहाँ लिख दिए परपोषी बैक्टीरिया, और ये वाले जो होते हैं नीले वाले स्वपोषी बैक्टीरिया होते हैं। सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? लाल वालों की, यानी सर्वाधिक संख्या है। और जो लक्षण इनका होगा मोनेरा जगत को मान लिया जाएगा। अब हम बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आपको एकदम क्लियर सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर जीवाणु को हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारा मोनेरा जगत कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं भटकने की दोस्त। तो हम नेक्स्ट वीडियो मोनेरा पढ़ते हैं।